1947 से चले आ रहे भारत और कनाडा के रिश्तों का। क्या भारत और कनाडा के बीच में डिप्लोमेटिक वॉर चल रही है? क्या भारत और कनाडा के रिश्तों के बीच में डिप्लोमेटिक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होने वाला है? क्या वहां के प्रधानमंत्री ट्रूडो अपनी पॉलिटिक्स के चलते क्या उन 1.86 मिलियन भारतीयों की जान को दांव पर लगा रहे हैं जो वहां रहते हैं? क्या होगा उन 3 लाख बच्चों का जो कनाडा अपना भविष्य बनाने गए थे? क्या भारत और कनाडा के ट्रेड पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे? जी हाँ, ऐसे ही कुछ सवाल पिछले कुछ दिनों से भारत और कनाडा के रिश्तों के आसपास घूम रहे हैं और उन्हीं के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज अलका मिश्रा और आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं दैट इज द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड कनाडा। कितने हाईज एंड लोज से जो आपका ये रिलेशनशिप गुजर रहा है और इसमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे रिलेशनशिप्स को और ज्यादा खराब कर रहे हैं और क्या क्या ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो रिलेशनशिप को आगे सुधार सकते हैं और आखिर फ्यूचर क्या होगा, क्या पॉसिबिलिटीज आपकी हो सकती है। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश एक्चुअली करते हैं कि ये कहानी शुरू कहाँ से होती है। तो हम जानेंगे कि एक्चुअली इंडिया कनाडा की स्टोरी होती खराब कहाँ से है और क्या रीजंस है इस चीज को खराब होने के लिए। क्योंकि हम पहले ये देखेंगे कि हाल ही में पिछले कुछ दिनों में क्या चला, फिर ये एक्चुअल स्टोरी कहाँ से शुरू होती है, कैसे इसमें हरदीप सिंह निज्जर आते हैं, कैसे इसमें लॉरेंस बिश्नोई एज एन गैंगस्टर को इंटरनेशनल इतनी रिकॉग्निशन मिलती है और कैसे आज करंट इंडिया और कनाडा एक दूसरे को देखता है। होता क्या है कि 13 अक्टूबर को पहले कनाडन पुलिस या फिर कनाडियन डिप्लोमेसी के तरीके से एक वर्डिक्ट आता है एक तरफ से कि जो भी आपके पिछले कुछ वक्त से कनाडा में इंसिडेंट्स हो रहे हैं उनके पीछे आपके भारत के डिप्लोमेट्स हैं। और इसी के काउंटर में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ये वर्डिक्ट देती है कि अगर भारतीय डिप्लोमेट्स इन्वॉल्व हैं तो सबूत दीजिए, आखिर सबूत आपके पास क्या है। क्योंकि बिना सबूत के इतना बड़ा एलिगेशन आप किसी पर नहीं लगा सकते। और इतने हार्श वर्ड ट्रूडो के अगेंस्ट इस्तेमाल किए गए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के तहत कि आप अपनी वोट बैंक्स पॉलिटिक्स के चलते अगर किसी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करेंगे जो इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को इफेक्ट पहुंचाएगा तो हम उस चीज को सहन नहीं करेंगे। और ऐसी भाषा आपने किसी भी रिलेशनशिप में या ऐसी भाषा अक्सर हमें इंडिया की तरफ से केवल एक कंट्री की तरफ सुनने को मिली थी, दैट इज पाकिस्तान। और कनाडा जैसी अच्छी कंट्री जिनके साथ रिलेशनशिप हमारे 1947 से शुरू हुए थे, उनके अगेंस्ट इस तरीके के हार्ड वर्ड सुनना अपने आप में एक शौक था। लेकिन इसके अगेंस्ट में क्या होता है कि इंडिया के इतने स्ट्रॉन्ग वर्डिक्ट के बाद, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के इतने स्ट्रॉन्ग वर्डिक्ट के बाद आपकी जो कनेडियन डिप्लोमेसी है उनकी तरफ से एक वर्डिक्ट फिर आता है। उनके जो डिप्लोमेट भारत में है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो ये कहते हैं कि जो भारत सबूत मांग रहा है हमने वो भारत को सबूत दे दिए हैं, नाउ इट्स टाइम फॉर इंडिया कि वो इस पर एक्शन ले। और साथ ही साथ आपको ये बता दूं कि कुछ डिप्लोमेट्स के साथ साथ हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके लीडर्स के साथ साथ इन पूरे कांड के पीछे कनाडा ने कहीं ना कहीं अमित शाह का नाम भी लिया और ये अपने आप में हमारे लिए बहुत ज्यादा थ्रेटफुल बात है। तो अब होता क्या है कि जब आपके कनेडियन डिप्लोमेट ये कह देते हैं कि ठीक है हमने आपको सबूत दे दिए, उसी के काउंटर में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के जो मिनिस्टर हैं वो फिर एक वर्डिक्ट निकालती है या उसके बाद हम अपने 6 डिप्लोमेट्स जो हैं उनको कनाडा से वापस लाने की बात करते हैं और यहाँ के जो 6 डिप्लोमेट्स हैं हम उनको यहाँ से टाटा बाय बाय कर देते हैं कि चलिए बस अब ये हमारे रिलेशनशिप्स के ऑलमोस्ट आप एंड पे आप समझिए। क्योंकि किसी भी इंटरनेशनल रिलेशन में वर्स्ट टाइम ही जब होता है जब आप अपनी एम्बेसीज, अपने कॉन्सुलेट्स और अपने हाई कमिश्नर्स को टाटा बाय बाय कर देते हैं। अब इतने लो आने के बाद, ये डिप्लोमेट्स को अपना टाटा बाय बाय करने के बाद, उनको वापस उनकी रॉयल कंट्रीज में भेजने के बाद फिर कनाडा की तरफ से एक वर्डिक्ट फिर आता है, पुलिस कॉन्फ्रेंस होती है और कनाडा के बड़े पुलिस ऑफिसर्स ये कहते हैं कि इस पूरे कांड में कहीं ना कहीं एक और जो नाम है वो इन्वॉल्व है, दैट इज लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप। और लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का पूरा साथ जो दे रही है वो इंडियन गवर्नमेंट आपका
दे रही, और वो कैनेडियन गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट से ये कहती है कि इस लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप को सपोर्ट करने में आपके डिप्लोमेट्स का हाथ है, तो आप हमें इतनी इम्यूनिटी दीजिए। क्यों? क्योंकि जब एक एज एन डिप्लोमेट, एक एज एन IFS ऑफिसर या एज एन गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव आप किसी और कंट्री में जाकर रहते हैं या सर्व करते हैं, तब आपको ये इम्यूनिटी मिली होती है कि उस कंट्री के कोई भी एक्शंस आपके अगेंस्ट नहीं लिए जा सकते। तो कनेडियन गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती है कि आप उन सभी डिप्लोमेट्स की इम्यूनिटी को खत्म करिए ताकि हम उनके अगेंस्ट जो है वो एक्शन ले सकें। और कनाडा भारत को धमकी देता है कि अगर भारत ऐसा नहीं करता है तो कनाडा G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 दुनिया की ऐसी बड़ी इनफॉर्मल ग्रुप्स का ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी अर्थव्यवस्था का ऑर्गेनाइजेशन जो साथ में मिलकर डील करती हैं, और 5 आई अलायंस दुनिया की मेजर 5 कंट्रीज की इंटेलिजेंस एजेंसीज, इन सब के साथ मिलके आप पर सैंक्शंस लगा देंगे। सैंक्शंस यानी कि आप पर ट्रेड सैंक्शंस लगा देंगे ताकि हम और हमारे जैसी कई कंट्रीज आपके साथ ट्रेड ना करें। और ये अपने आप में इंडिया ने एज एन थ्रेट लिया। और ये कहानी जो आपकी वर्डिक्ट्स की और डिप्लोमेट्स की आपस में जो वॉर की, इधर से कोई और वर्डिक्ट आ रहा है, इधर से कोई और वर्डिक्ट आ रहा है, ये सब जो है आपकी वॉर चलती जा रही है। तो ऐसा ही कुछ ओवरव्यू जो हमने बात की कि किस तरीके से ये कहानी हाल फिलहाल में जो है आपकी चलती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अचानक से ये अक्टूबर की डेट आ गई क्या? कैसे लॉरेंस बिश्नोई आए? कैसे इसमें निज्जर का नाम शुरू आपका होता है? तो ये जो आपकी कहानी है बेसिकली, इसका जो हमने हाल ही में जो देखा, जो सारे इंसिडेंट अक्टूबर से चल रहे हैं आपके, ये कहानी कहीं ना कहीं बुरी जो, या फिर इसका जो शुरू होती है, शुरुआत होती है, वो होती है आपकी जून से। ठीक है, जून 18 के आसपास लगभग 2023 में आपके जो निज्जर हरदीप सिंह निज्जर हैं, इनको गुरुद्वारे के बाहर ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में इनकी कोई जान ले लेता है, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अब इनकी डेथ का जो इल्ज़ाम है ये सीधा सीधा लगता है आपके जो यहाँ के प्रधानमंत्री ट्रूडो हैं, ये भारत पे लगाते हैं और ये कहते हैं कि भारत की एजेंसीज ने अपने कनेडियन सिटीजन को हमारे मरवाया है और हम चाहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट एक्शन ले। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने एक्शन एज सच नहीं लिया और इस चीज़ को, क्लेम को या इस एलिगेशंस को एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो निज्जर हरदीप सिंह निज्जर हैं वो ऊपा 2020 में ऊपा अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत इंडिया ने इनको ऑलरेडी टेररिस्ट घोषित कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि इंडिया में एक्सट्रीमिस्ट एक्शंस जो हो रहे हैं, जो खालिस्तान ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप के तौर पे किए जा रहे हैं, उनमें ये शामिल थे और ये वन ऑफ द मेन लीडर्स में से एक आपका निज्जर जो थे। और निज्जर को आपका केवल इंडिया ने नहीं, इंटरपोल ने भी इनके अगेन रेड नोटिस लागू किया था। साथ ही साथ NI ने भी इनके ऊपर 10 लाख का इनाम रखा था कि जो इसको पकड़ेगा, जो हरदीप सिंह निज्जर को पकड़ेगा, उसको आपकी NI 10 लाख का इनाम देगी। तो ऐसे एक्सट्रीमिस्ट को या ऐसे एक क्रिमिनल को, आपका इंडिया का ये कहना था उस वक्त कि ऐसे क्रिमिनल को जिसको ऑलरेडी हम नहीं, इंटरपोल NI जैसी ऑर्गेनाइजेशंस भी टेररिस्ट या फिर क्रिमिनल मान चुकी हैं, उसकी प्रोटेक्शन के चलते आखिर ट्रूडो इंडिया के अगेंस्ट ऐसा वर्डिक्ट क्यों दे रहे हैं या इंडिया के अगेंस्ट इस तरीके के कमेंट्स क्यों कर रहे हैं। और बात तो तब खराब होती है जब ट्रूडो जाके अपनी पार्लियामेंट में हरदीप सिंह निज्जर की जो डेथ का वो डिस्कशन करते हैं। हालांकि हरदीप सिंह निज्जर जो हैं वो जलंधर पंजाब के ही एक नागरिक थे जो आपका कनाडा गए थे फ्लू करके। उसकी भी एक अलग स्टोरी है कि वो इलीगल तरीके से या डंगी की तरीके से पहुंचे थे, लेकिन वो वहाँ पे एज एन प्लम्बर काम करते थे। अलग अलग इन्होंने काम किए। एट द एंड ऑफ द डे ये निकलता है नतीजा कि ये आपकी वहाँ की खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसको आप कहते हैं KTF खालिस्तान टाइगर फोर्स, उसके आपके लीडर बन जाते हैं और वहां से बैठ के इंडिया के अगेंस्ट आपके इस तरीके के एक्शंस, खालिस्तानी मूवमेंट चलाते हैं। अब खालिस्तान एक शॉर्ट में ओवरव्यू दे दूं तो खालिस्तानी बेसिकली डिमांडिंग अ सेपरेट पाकिस्तान। तो वो पाकिस्तान को भारत से अलग करके एक सेपरेट नेशन की डिमांड जो कर रहे हैं वो है आपके
खालिस्तानी एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम कर रही है, या खालिस्तान ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। तो अब निज्जर की बात पे क्यों, क्योंकि एज एन कनेडियन सिटीजन अब ट्रूडो क्यों इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, क्यों, क्योंकि कनाडा की पॉलिटिक्स में आपके जो सिख हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल है, और वहाँ की एक अच्छी खासी पॉपुलेशन आपकी सिख है जो आपकी वहाँ पे रिप्रेजेंट करती है कंट्री को। दैट्स वाई अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते आपका इस चीज़ को ट्रूडो पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे थे ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे एक और अराइज होता है, जो कि हमने बात की कि निज्जर कौन थे ना, नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि कैनेडियन रिस्पॉन्स हमने देखा, कनाडा पूरी तरीके से इसे फेवर कर रहा था, मतलब इतनी बढ़िया तरीके से इनको फेवर कर रहा है जिससे वो भूल गया, वो इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप को तहस नहस करने के लिए तैयार है जस्ट फॉर दिस एक्सट्रीमिस्ट काइंड ऑफ सपोर्ट, या फिर एक ऐसे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करने के लिए जो कहीं ना कहीं केवल भारत नहीं और भी लोगों के लिए धीरे धीरे परेशानी बनता जा रहा है। अब इसी में आपके ट्रूडो वापस अभी हाल ही में भी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान या एक वर्डिक्ट के दौरान ये कहते हैं कि इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आपका पूरी तरीके से हाथ है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि ये लॉरेंस बिश्नोई आखिर में है कौन। अब लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर, या लॉरेंस बिश्नोई को लेके आपकी कैनेडियन पुलिस ने भी, ट्रूडो ने भी एलिगेशंस लगाए कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ मिलकर आपकी इंडियन गवर्नमेंट जो है इस तरीके के अनोनिमस पिछले कुछ टाइम से किलिंग केवल कनाडा में नहीं, पाकिस्तान और डिफरेंट कंट्रीज में भी आपका कर रही है। लॉरेंस बिश्नोई जो एक आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे कि सोशल मीडिया स्टार बन चुके हैं, बहुत कम ऐसा देखने के लिए मिलता है कि किसी बॉलीवुड स्टार या किसी पॉलिटिशियन के अलावा किसी गैंगस्टर को इतना फेम मिले। और लॉरेंस बिश्नोई केवल आपके इंडिया कनाडा के रिलेशंस के चलते फेम में नहीं आए हैं, कुछ दिनों पहले या कुछ महीनों पहले ही इन्होंने जो आपके एक बहुत बड़े सिंगर रहे थे सिद्धू मूसेवाला, उनको भी मारा था, और कहीं ना कहीं उनकी डेथ में भी लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने वो चीज़ अपनी एक्सेप्ट करी थी। तो क्या एक गैंगस्टर इतना बड़ा हो सकता है कि वो दो देशों के बीच के रिलेशंस खराब कर दे? इंडिया कनाडा के मामले में तो कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। सो बेसिकली हु इज लॉरेंस बिश्नोई, किस तरीके से आपका माना जा रहा है कि ये इन्वॉल्व है, और हाल ही में बाबा सिद्दीकी की चाहे डेथ हो, चाहे सलमान खान पे अटैक्स की बात हो, सब में ये गैंगस्टर का नाम आ रहा है, और इंडिया में और वर्ल्ड वाइड इसको एक हीरो की तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। आई एम नॉट सेइंग ही इज हीरो, आई एम नॉट सेइंग कि ये अच्छा है कि ये बुरा है, मेरा मतलब बस इतना है कि कोई कैसे किसी गैंगस्टर्स को इतना हाईलाइट कर सकता है, आखिर कैसे कोई जस्टिफाई कर सकता है किसी के एक्शंस, चाहे वो इतने वर्स्ट ही क्यों ना हो। बट येस, वो एट द एंड आपका कॉल है कि आप किसको किस तरीके से पोर्ट्रे करते हैं। बट येस, लॉरेंस बिश्नोई एक्चुअली है क्या? तो लॉरेंस बिश्नोई एक 1993 में पैदा हुए, पंजाब में ही आपके पैदा, एक वेल ऑफ फार्मर फैमिली के लड़के थे जो कि चंडीगढ़ से अपनी स्कूलिंग करते हैं, वहाँ से अपनी लॉ की डिग्री करते हैं। कॉलेज पॉलिटिक्स के चलते आपका कॉलेज पॉलिटिक्स के चलते ये इस तरीके की गुंडागर्दी और एक्सटॉर्शन में आते हैं, और धीरे धीरे एक कॉलेज जाने वाला नौजवान लड़का कब गैंगस्टर बन जाता है आपको ये चीज़ पता ही नहीं चलती। फैमिली ने इनका लॉरेंस नाम इसलिए रखा था क्योंकि पंजाब में उस वक्त जो आपके वहाँ के हाईएस्ट पोजीशन पे जो थे उसमें उनका ब्रिटिशर थे जिनका नाम लॉरेंस था, उनसे प्रभावित हो के उनकी माताजी ने उनका नाम लॉरेंस बिश्नोई रखा। बिश्नोई बेसिकली एक समाज है जो आपको राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और इन सारे एरियाज़ में, वेस्टर्न यूपी एरियाज़ में बिश्नोई आपको ये समाज देखने के लिए मिलेगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बट येस, क्या ये गैंगस्टर आज खुलेआम घूम रहा है? तो नहीं, ये गैंगस्टर आपकी गुजरात के साबरमती जेल में बैठकर पिछले 1 साल से हर एक उस बड़े छोटे क्राइम्स और अटैक्स की जिम्मेदारी ले रहा है। तो इसमें किसकी गलती है? क्या सरकार साथ में है? क्या सरकार अगेंस्ट में है? क्या हमारा सिस्टम इतना वीक है कि कोई गैंगस्टर आपकी जेल से बैठ के सारी चीज़ों का क्लेम ले सकता है? ये अपने आप में ही क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, और ये अपने आप में ही हम अलग वीडियो में बात करेंगे। बट येस, दिस इज द रियलिटी कि इंडिया कनाडा के रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं तहस नहस करने में इस नौजवान लड़के का पूरा पूरा हाथ है।
नाउ जो हम बात कर रहे थे बिश्नोई, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बिश्नोई गैंग इंपॉर्टेंट हो, बिश्नोई ग्रुप इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक्चुअली बिश्नोई है कौन। तो बिश्नोई जो कि हमने देखा कि एक आपकी ग्रुप है, एक कम्युनिटी है जो राजस्थान में आपकी पाई जाती है और जो आपके राजस्थान, हरियाणा और पंजाब जैसे स्टेट्स में पाई जाती है। बेसिकली इनको फाउंड किया था 15th सेंचुरी में। जो इनके गुरु थे जो थे जम्बेश्वर, जिनको जम्बाजी गुरु बोलते थे, जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करते थे। यहाँ तक कि चिपको मूवमेंट, जब पेड़ों की प्रोटेक्शन की भी बात की गई थी, तब भी इस ग्रुप ने, बिश्नोई ग्रुप ने उसको पूरी तरीके से सपोर्ट आपका किया था। अब साथ ही साथ इनका जो 29th प्रिंसिपल है वो इनको एक स्ट्रिक्टली इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात इनकी कम्युनिटी की करता है। और यही रीज़न है इनके में काला हिरन या फिर इनमें हिरन को बहुत सेक्रेड माना जाता है। यहाँ की औरतें बहुत एक बच्चों की तरह यहाँ के हिरन की प्रोटेक्शन करती हैं। और यही कारण है कि जब सलमान खान ने आपका एक हिरन को मारा था, जिसके माना जाता है कि तब से लॉरेंस बिश्नोई इसके बाद के अपने एक सेक्रेड रीज़न के चलते तब से आपके सलमान खान के पीछे पड़े हुए हैं। टाइम टू टाइम सलमान खान पे अटैक्स इसी रीज़न की वजह से माना जाता है कि होते हैं। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं कि कनाडा का बेसिकली अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या इंडिया कनाडा के रिलेशनशिप इतने वीक थे कि कुछ ऐसे एक्शन से आप अपना पूरा ट्रेड खत्म कर सकते हैं, कि क्या इतना इफेक्ट कोई इंडिविजुअल या इतना इफेक्ट कोई ग्रुप कर सकता है कि आप दो कंट्रीज जो 1947 से अपना रिलेशनशिप मेंटेन करके रख रही हैं, आज वो इतने लोएस्ट पे हैं कि आप ये दुनिया में आप बोल रहे हैं कि शायद ही किन्हीं दो कंट्रीज के बीच में इतना बेकार रिलेशनशिप कभी किसी ने देखा हो। क्या इस वॉर जोन में इंडिया कनाडा का इस तरीके से रिश्तों का खराब होना, क्या ये संकेत है कि आने वाले वक्त में शायद भारत भी इस तरीके की वॉर में इन्वॉल्व हो सकता है? सही मायने में देखा जाए तो भारत और कनाडा के रिश्ते कभी इतने कमजोर नहीं थे। जब हम एक बार हिस्ट्री पलट के देखते हैं तो 1947 से ही आपका इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप काफ़ी बढ़िया होते गए थे। क्यों? क्योंकि हमारी पूरी आज़ादी के प्रोसेस में आपकी जो सिख कम्युनिटी थी या जो आपके जो कनाडा का रोल था वो एक अच्छा खासा रोल था। क्यों? क्योंकि हमारी एक बहुत बड़ी सिख कम्युनिटी वहाँ से बैठ के इंडिया में इस तरीके के फ्रीडम मूवमेंट्स चला रही थी। चाहे वो यूएसए हो चाहे वो यूके हो, तो बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो वन ऑफ द मेजर कंट्रीज में से बैठ के वहाँ से हमारी हेल्प पूरी तरीके से कर रहे थे। इसीलिए 1947 से हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप शुरू होते हैं। 1949 में जवाहरलाल नेहरू आपका कनाडा विजिट करते हैं ताकि कैसे हम इन रिलेशनशिप को आगे और प्रोसीड कर सकें। देन आपका होता क्या है कि 1950s के आसपास ही हम एक कोलंबो प्लान लेके आते हैं। कनाडा के साथ मिलके हम एक कोलंबो प्लान लेके आते हैं। और कोलंबो प्लान कहीं ना कहीं ये बात करता है कि कनाडा किस तरीके से भारत को फाइनेंशियल एड देगा, फूड एड देगा, टेक्निकल असिस्टेंस देगा, ताकि भारत आपका प्रॉपरली ग्रो कर सके। देन धीरे धीरे आगे बात होती है कि रिलेशनशिप बेटर होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत और कनाडा के बीच में कभी रिलेशनशिप इतने खराब नहीं हुए। हाँ, ये बात है कि इतने खराब नहीं हुए जैसे आज हैं। बट यस, जब 1974 में भारत ने अपना न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था, उस वक्त पे भी कनाडा ने इंडिया को क्रिटिसाइज किया था। क्यों किया था? क्योंकि कनाडा सप्लाई करता था आपका प्लूटोनियम इंडिया को। और उस टाइम पे जब हम अपने स्माइलिंग बुद्धा जो हमने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था, उस टाइम कनाडा ने बोला हमने ये मिनरल और रॉ मटेरियल आपको न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए नहीं दिए, हमने आपको आपकी इलेक्ट्रिसिटी की नीड को पूरी करने के लिए दिए हैं। और बाकी दुनिया की तरह कनाडा ने भी उस वक्त भारत को न्यूक्लियर वेपन आपका टेस्ट करने, स्माइलिंग बुद्धा जो टेस्ट किया था हमने, उसको टेस्ट करने पर, न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करने के लिए क्रिटिसिज्म इंडिया को देने वालों में से कनाडा भी एक था। देन उसके बाद धीरे धीरे रिलेशनशिप और खराब होते, बट सुधारने की कोशिश में फाइनली आपका जो 1985 के आसपास कनाडा भारत को कहता है कि आप एनपीटी साइन कर लो। एनपीटी ये कहता है कि जो भी कंट्री 1 जनवरी 1967
उससे पहले जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए हैं वो अब ठीक है, दैट्स ओके, बट जो कंट्रीज 1 जनवरी 1967 के बाद न्यूक्लियर डेवलप करेंगी वो न्यूक्लियर वेपन अपने पास नहीं रख सकती, और ऐसा ही कुछ एनपीटी जो कहती थी। भारत ने एनपीटी साइन करने से मना कर दिया, क्यों? क्योंकि ये भारत का हमेशा से ही एनपीटी के अगेंस्ट स्टैंड था कि एनपीटी जो है बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी नेचर है और ये हमें डिस्क्रिमिनेशन दे रहा है और हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। एंड देन उसके बाद फिर, और बाकी किसी रशिया और बाकी चाइना, रशिया, यूएस, किसी को प्रॉब्लम नहीं थी, क्यों? क्योंकि सब लोग अपना जो न्यूक्लियर है वो 1 जनवरी 1967 से पहले बना चुके थे। बट यस, उसके बाद भी इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप कहीं ना कहीं हाई एंड लोज पे आपके रहते हैं। देन जो आपकी सिख बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो 1980s के आसपास ही इंडियन की फ्लाइट पे अटैक करती है, वो भी एक रीजन बनता है दोनों के रिलेशनशिप पे लोज आने का। बट देन हाई एंड लोज होते 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 2000 आते आते और 2021 आते आते तक हमारा ट्रेड, हमारी पार्टनरशिप, हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑलरेडी अच्छा खासा हो चुका था। चाहे वो इंडो पैसिफिक हो, चाहे वो वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो G7 हो, चाहे वो G20 हो, हमारे रिलेशनशिप फिर भी बेटर जा रहे थे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जो कि इंडियन डायस्पोरा रोल प्ले कर रही थी। लेकिन यस, ट्रेड की बात करूं तो इंडिया और कनाडा में एक अच्छा खासा 21 आपका 2021 तक ट्रेड हो चुका था। हम इनके कहीं ना कहीं 13th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर माने जाते थे। कनाडा से हम कई चीज़ें एक्सपोर्ट करते थे, जिसमें आपका डायमंड से लेके आपके बहुत सारे मिनरल ओर से लेके बहुत सी इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ें, फेरस एसिड्स और जो बहुत सारे मिनरल्स जो है हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे थे। और इंडिया जो एक्सपोर्ट कर रहा था वो भी कहीं ना कहीं डायमंड एक्सपोर्ट कर रहा था, राइस एक्सपोर्ट कर रहा था, और साथ ही साथ आपके बहुत सारे गारमेंट्स एक्सपोर्ट कर रहा था, सी फूड, पर्ल्स, ये सारी एक्सपोर्ट हमारी तरफ से भी, दोनों का आयात निर्यात बहुत प्रॉपरली आपका चल रहा था। बट येस, 2023 तक आते आते फिर आपका जो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप कम हुआ। और येस, हम टूरिज्म को नहीं भूल सकते, है ना। अक्सर होता है कि आप कनाडा नहीं जाते, आप कनाडा जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं टूरिज्म और इन सारी चीज़ों को होने के बावजूद हमारे रिलेशनशिप जो लेट 2020s है, या जो हम कह सकते हैं कोविड के जस्ट बाद से या कोविड के ड्यूरेशन से ही आपका खराब होते 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 2023 में एक प्रॉपर आपको एक रीज़न मिल जाता है, एंड देन वो आज कंटिन्यू। और वी नेवर नो कि आने वाले डिकेड्स में आपके रिलेशनशिप किस तरीके से होंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूं इंडिया कनाडा जो सेक्टर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, दैट इज़ एजुकेशन, टूरिज्म एंड टेक्नोलॉजी, जो है आपके लंबे तौर पे इफेक्ट हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमने इनके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए बहुत से अग्रीमेंट भी साइन किए, जिसमें से एक बहुत मेजर एग्रीमेंट है, दैट इज सीपा, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। और सीपा भी हम कहीं ना कहीं फ्रीज कर चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें, एक फ्रीज हो जाना दोनों रिलेशंस के बीच में, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में आप किसी भी कंट्री को दुश्मन नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि आफ्टर ग्लोबलाइजेशन सारी कंट्रीज एक दूसरे पे प्रॉपरली डिपेंडेंट आपकी हो चुकी हैं। सो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक ओवरव्यू दे पाए हो कि किस तरीके से सारे रिलेशनशिप आपके पिछले कुछ चल रहे हैं, क्या इंडिया कनाडा का रिलेशन है, क्या किस में अलग अलग फैक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं। लेकिन एट द एंड ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये ट्रूडो सब कुछ अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं, या ये यूएसए चाहता है। क्यों? क्योंकि यूएसए के अगेंस्ट इंडिया ने कोई स्टैंड नहीं लिया, चाहे वो पन्नू का स्टैंड हो, चाहे कुछ कोई XYZ आपका, चाहे विकास यादव का जो हाल ही में केस चल रहा है। इंडिया यूएसए के हर एलिगेशन को एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन कनाडा के इस एलिगेशंस को वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो क्या ये डिप्लोमेसी है? क्या इंडिया कहीं ना कहीं बायस्ड होने की कोशिश कर रहा है? क्या इन दोनों मेन फिगर्स के चलते, और क्या इन दोनों मेन फिगर्स के चलते, क्या इन दोनों कंट्रीज के बीच के रिलेशनशिप इतने खराब हो जाएंगे? क्या होगा उन लोगों का जो आगे फ्यूचर में कनाडा अपना फ्यूचर देख रहे थे, जो जाके वहाँ पढ़ना चाह रहे थे, जो वहाँ सेटल होना चाह रहे थे? और क्या होगा उस ट्रेड से जुड़े लोगों को जिनको एम्प्लॉयमेंट मिलती थी या जिनका इकोनॉमी उन पे चलती थी? क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका इंडियन इकोनॉमी पे? ये सारे क्वेश्चंस मैं आप पर छोड़ के जाती हूँ। Thank you for today. Please like, share and comment on Badlav IAS Academy channel.